हेलो एवरीबडी, हाय। आई एम सो ग्लैड कि यहाँ पे इतने सारे पेड़ हैं हमारे आसपास, बिकॉज बहुत धूप है कि नहीं है? So when I was at Kala Ghoda, I just came from there and I think it's a beautiful atmosphere because हम सब यहाँ पोइट्री का शौक रखते हैं, या तो बोलने का या सुनने का या लिखने का. That's why we are here, we are celebrating this and आज क्योंकि मैं आप लोगों से पहली दफ़े मुखातिब हो रही हूँ, I think I should introduce myself. My name is Alia. मेरी पैदाइश लखनऊ से है and I've had a very eventful childhood because I was born to a Hindu father and a Muslim mother, so it's been really great and that's where I get so much interest in poetry and Urdu. So I do a little एक छोटे से रेडियो स्टेशन पे एक छोटा सा रेडियो शो करती हूँ. If you guys have to tune in, Monday to Friday I do a show on Fever 104 FM, which is also the official radio partner of Kala Ghoda Festival this year. So before we start, I would love to talk about TPC Mumbai, which is also in Lucknow now. So first of all, let's have a round of applause for TPC. And the best thing about TPC is कि यहाँ पे हर किस्म हर लैंग्वेज में पोइट्री को एक्सेप्ट किया जाता है. They don't restrict themselves to उर्दू पोइट्री और इंग्लिश पोइट्री और हिंदी पोइट्री. इनफैक्ट हाल फिलहाल में मैंने TPC मुंबई की एक महफिल अटेंड की थी और वहाँ पे मैंने देखा दैट सौरभ जो हमारे बीच में है वो खाली उर्दू में पोइट्री कर रहे थे एंड मनीषा अंग्रेज़ी में बातें कर रही थी. एंड दैट इज़ समथिंग दैट आई हैव नेवर विटनेस्ड बिफोर, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि यार पोइट्री केवल हिंदी या उर्दू में ही सुनी है हमने. सो यहाँ पे वील हैव पीपल कमिंग इन फ्रॉम डिफरेंट जॉनर्स ऑफ लाइफ हुव रिटन, they've done a lot of stuff in English, Hindi and Urdu. So सबसे पहले I would like to take names of Trupti Shetty and Ankita Shah for organizing this. They are from TPC Mumbai and I think they are doing a fab job in Mumbai and Lucknow as well. And that is the beauty of poetry, that हम सब यहाँ पे poetry और art को appreciate करने आए हैं. And because हम हर language में बात करेंगे, so I'll take a little liberty of moving between English, Hindi and Urdu. I hope nobody has a problem with that, क्योंकि कभी मैं अंग्रेज़ी, कभी हिंदी, कभी उर्दू में बात कर लूँगी. So I would first like to call upon everyone on stage जो हमारे बीच में poets हैं. मोहिंदर प्रताप सिंह, प्रकृति, सुदीप आगेदार, हुसैन हैदरी, Ramneek Singh. Can we please applaud for them? Thank you so much. So the order is, ये सारे poets हमारे बीच में हैं. They will come one by one and they'll be presenting original poetry by them. And कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा appreciation आप लोगों से मिले. And we'll start with Mohinder Pratap Singh. I would love to introduce him. Recently, he co-wrote a film which I really like and I'm sure हम सबको बहुत पसंद होगी. MS Dhoni, The Untold Story. And he's made a lot of short films like Salt and Pepper, which is very famous. And एक चीज़ है जिसके बारे में मैं इनसे बाद में बात करूँगी. He has a blog called Galiba. So मैं इस बारे में इनसे थोड़ा पर्सनली जाके बात करूँगी बाद में. So let's just applaud for Mohinder Pratap Singh, who's our first poet for the evening. Thank you so much, Alia. Good evening, everybody. मैं अपनी पहली कविता पेश करता हूँ. कहानियाँ. आपने कभी किसी कहानी में घुसकर किसी किरदार की तकदीर बदलने के बारे में सोचा है? आपने कभी किसी कहानी में घुसकर किसी किरदार की तकदीर बदलने के बारे में सोचा है? रोमियो अपने सीने में खंजर भोंक ले, उससे पहले उसे रोकने का ख्याल आपके मन में आया है? मरी नहीं है जूलियट, सिर्फ सोई है, अभी उठ जाएगी. कभी आपने उससे कहने की कोशिश की है? कभी आपको लगा कि होरी का कर्ज आप अदा कर दें और गोदान का अंत बदल दें? या राम से कहें उस सोने के मृग के पीछे न जाए? या कहानी में घुसकर सांसा स्टॉक का रेप होने से पहले राम से बोल्टन का कत्ल कर दें? आपने कभी किसी कहानी में घुसकर किसी किरदार की तकदीर बदलने के बारे में सोचा है? कभी कभी सोचता हूं ढेर सारी कहानियां लिखूं,
एक की नायिका इरोम शर्मिला हो, दूसरी का नायक कश्मीर में पैलेट गन का शिकार हमीद, तीसरी कहानी उस सिपाही के इर्द गिर्द घूमती हो जो उसी भीड़ की पत्थरबाजी का शिकार हो गया हो। किसी का नायक काश्मीरी पंडित हो, किसी का बेकरी में बिस्कुट की जगह खुद ही झुलस गया मुसलमान। एक कहानी गैंग रेप से पहले अकेली घर लौटती लड़की के बारे में भी तो लिखनी है। एक कहानी उस लड़के के बारे में भी जो घर के सामने वाली बंगाली लड़की से प्यार करता है पर बंगला नहीं बोल पाता। कोसी नदी में बही जाती भैंस के बारे में भी तो एक कहानी लिखनी है। मुझे यकीन है कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कोई पढ़ने वाला, कोई सुनने वाला इन कहानियों में घुसने के बारे में सोचेगा। कोई ना कोई तो सचमुच इन कहानियों में घुस ही जाएगा और इन किरदारों की तकदीर बदल देगा। इरोम शर्मिला क्रांति के साथ साथ प्यार भी कर पाएंगी। कश्मीरी पंडितों को घर छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा, बेकरी में सिर्फ बिस्कुट पकेगा। लड़की सुरक्षित अपने घर लौट जाएगी, लड़का अपने प्यार का इजहार कर पाएगा और भैंस को भी कोई ना कोई टापू मिल ही जाएगा। दूसरी कविता मैं पढ़ता हूं। पाप बढ़ गया दुनिया में। घर की बहसों में चुप रहती थी, बहुत पूछो तो बस इतना ही कहती थी, पाप बढ़ गया है दुनिया में। दादी होती तो कहती, पाप बढ़ गया है दुनिया में। बारिश आने में देर हुई तो मौसम विभाग कहता है केरल तक वक्त से पहुंचा था मानसून, वहां से 2 भागों में बट गया। जो अरब सागर की ओर गया था उसकी रफ्तार मुनासिब है, जो हमारी तरफ आ रहा था बे ऑफ बंगाल की तरफ, उसकी गति धीमी पड़ गई। अभी आंध्रा तक पहुंचा है, इसीलिए यहां अब भी सूखा है। विज्ञान जो कहता है तर्क के साथ कहता है। दादी होती तो चुप रहती, बहुत पूछो तो बस इतना ही कहती, पाप बढ़ गया है दुनिया में। सारे मैनग्रूव्स काट दिए हैं, अंकल कहते हैं मिट्टी डालकर बिल्डिंगें खड़ी करेंगे। वो गए थे बचाने बिल्डिंग के पीछे वाले मैनग्रूव्स। गुंडे बोले हट जा बुड्ढे, बुलडोजर चला देंगे ऊपर से। इसीलिए यहां बारिश नहीं होती, हमें पर्यावरण की पड़ी नहीं है, अंकल कहते हैं। दादी होती तो चुप रहती, बहुत पूछो तो इतना ही कहती, पाप बढ़ गया है दुनिया में। गुनीजन कहते हैं राजा अन्यायी हो, पक्षपाती हो, राजधर्म का पालन न करे तो बारिश कम होती है। अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है, सबका अपना मत। दादी होती तो चुप रहती, बहुत पूछो तो इतना ही कहती, पाप बढ़ गया है दुनिया में। थैंक यू सो मच। लोग एनकरेज करते हैं तो थोड़ा अच्छा भी लगता है और थोड़ा बल भी मिलता है। आज़ाद एक ख्याल हो, निडर हो, बेशर्म हो, हथेली जैसा गर्म हो। आज़ाद एक ख्याल हो, मोर के नाच सा, लाल लाल आँच सा, चुभते किसी कांच सा। आज़ाद एक ख्याल हो, मन में उठते पाप सा, केतली की भाप सा, जंगल में सांप सा। आज़ाद एक ख्याल हो, गीले गीले रंग सा, उगती हुई जंग सा, होली की भंग सा। आज़ाद एक ख्याल हो, कोई न जिसमें जाल हो, ना कोई मलाल हो, नीला पीला लाल हो। आज़ाद एक ख्याल हो, ख्याल जिसका वक्त हो, ख्याल जिसमें रक्त हो, जो सदियों से ज़ब्त हो। आज़ाद एक ख्याल हो। थैंक यू। राजा बेचारा क्या करेगा, राजा की भी तो मजबूरी है। राजा चाहता है सबकी थाली में भोजन हो, पर भोजन शाकाहारी हो। राजा जीव हत्या नहीं चाहता। राजा खुले विचारों का है, आप जी हाँ कह सकते हैं, आप हाँ जी कह सकते हैं,
आप हाँ हाँ कह सकते हैं, आप जी जी कह सकते हैं। राजा चाहता है इस दुनिया में प्रेम और सद्भाव हो। राजा सबका भला चाहता है, इसलिए उसे कुछ हत्याएं करनी पड़ती हैं। राजा सबकी उन्नति चाहता है, इसलिए उसे कुछ लोगों की मदद करनी पड़ती है। यही कुछ लोग वक्त पड़ने पर उसके लिए हत्या भी करेंगे, यही कुछ लोग वक्त पड़ने पर उसकी मदद भी करेंगे। राजा भी तो इंसान है, राजा भी तो डरा हुआ है, राजा की भी तो मजबूरी है। राजा बेचारा क्या करेगा? इस तरफ बात सही और गलत की नहीं है, बात उम्र की है। एक उम्र होती है जब सड़क के किनारे चुंबन में मग्न प्रेमी युगल आपको सही लगता है और डंडा उठाए उन्हें भगाने आया हवलदार गलत। जब दुनिया बदलने के सपने आपको सही लगते हैं और वो दुनियादार अनुभवी आदमी गलत, जो आपसे कहता है कुछ नहीं हो सकता। एक उम्र होती है जब आप किसी हंसती मुस्कुराती शरारती लड़की के इश्क में पड़ जाते हैं बिना इस बात की फिक्र के कि आप उस लड़की से दोबारा कभी मिलेंगे या नहीं। और मैं आपको याद दिला दूं, ये उम्र कोई आंकड़ा नहीं है या बालों का रंग या घुटनों का दर्द। उम्र एक तेवर है, एक मिजाज है, एक सोच है। आपके विचारों में जितनी भी है बची वो लोच है उम्र। बात सही और गलत की नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि आप उम्र की दहलीज के उस तरफ हैं या इस तरफ। टू मोर, 2 कविताएं मैं और पढ़ूंगा। इस कविता में मैं 1-2 कवियों का जिक्र करूंगा। एक पाश नाम के कवि, अवतार सिंह पाश, पंजाबी में लिखते थे। एक फैज़ हैं जिनके बारे में सबने सुना ही होगा, और एक कबीर हैं जिनके बारे में भी सबने सुना ही होगा। पाश के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि उन्हें गोली मार दी गई थी क्योंकि वो कविता लिखते थे। फैज़ ने बहुत साल जेल में गुजारे क्योंकि वो कविता लिखते थे। इतना चौड़ा सीना नहीं हमारा कि पाश सी कविता लिखें हम, जिसमें बंदूक की 1-2 गोलियां समा जाए, जिसे सुने धर्मगुरु और डर जाए। फैज़ किसी नज़्में लिखें, जेल की इतनी सलाखें हमने गिनी नहीं। दोहे कबीर के लिख पाते, पर अपना घर फूंक के निकल पड़ने का ख्याल ही नहीं आता तो वो शब्द कहाँ से लाते। ऐसा करते हैं, कोई चालाक सी कविता लिखते हैं जो यहीं अपने घर की 4 दीवारी में बैठकर लिखी जाएं। इसमें कुछ अनसुने अनकहे शब्द जोड़ देंगे, चाहे तो कुछ शब्द नए गढ़ देंगे, भाषा विस्तार के नाम किसी के मत्थे मढ़ देंगे, कुछ मिसालें जोड़ लेंगे, ओस, बूंद, आसमान, चांद, और चांद की मान से तुक मिला देंगे। चांद, मान, फांद, गांड। इस तरह हमारा नाम भी कवियों की किसी फहरिस्त में तो शामिल हो ही जाएगा। बस इतना ख्याल रखना है कि पूरनमासी की रात को चांद जब अपनी गरिमा के साथ आसमान में चमक रहा हो तो हमें अपने संगी साथियों की आवाज़ सुनाई दे, तो ख्याल रहे हमें आसमान की ओर मुंह उठाकर हुआ हुआ नहीं करना है, वरना पोल खुल जाएगी और इस नीले रंग के नीचे का गीदड़ सामने आ जाएगा। मैंने कहानियों से शुरू किया था, मैं कहानियों पे ख़त्म करता हूँ। बड़ी मज़ेदार होती हैं कहानियाँ, रुलाती हैं, गुदगुदाती हैं, रोमांचित करती हैं। खून हो, बलात्कार या दहेज के लिए जलाई लड़कियाँ, बड़ी मज़ेदार होती हैं कहानियाँ। बार बार दाद देते हैं हम, चटखारे लेकर पढ़ते हैं, लून मिर्च तेल लगा खुद भी कुछ गढ़ते हैं। अक्सर हम ही घटते हैं कहानियों को, पर कभी कभी हमें भी घट जाती हैं कहानियाँ। जब घटती हैं उम्र घटा जाती हैं, पैरों तले से ज़मीन हटा जाती हैं। कोई रस नहीं होता, बस दुखती हैं, रिसती हैं, पिसती हैं, बूंद बूंद बहता है मवाद, स्वाद कसैला हो जाता है। स्याही से, कलम की नोक से, तेज़ तर्रार दिमाग से नहीं लिखी जाती कहानियाँ।
एक टीस से, एक हुक से, पेट की भूख से, कोयल की कूक से और कभी कभी चूक से लिखी जाती हैं कहानियाँ। इन कहानियों में छिपी होती हैं कहानियाँ, छलती हैं, छाती पर मूंग दलती हैं। बरसों बरस तक अंत नहीं आता, पृष्ठ पर पृष्ठ जुड़ते जाते हैं, हम अंदर अंदर कुड़ते जाते हैं। बरसों बाद भी किसी कोने में पड़ी रहती हैं, मन के पिछवाड़े में गड़ी रहती हैं। भस्म हो जाने के बाद राख के ढेर से फूलों की तरह चुनी जाती हैं कहानियाँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मोहिंदर, दैट वाज अमेजिंग। एंड आप चांद की बात कर रहे थे, आई थिंक दैट वाज ब्यूटिफुल एंड लेट्स ऑल जस्ट अपलॉड हिम वंस मोर। जो अगली पोएट हमारे साथ हैं प्रकृति कारगेती, शी इज़ गोइंग टू प्रेजेंट समथिंग इन हिंदी। शी इज़ डन हर जर्नलिज्म फ्रॉम दिल्ली और ये काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर चुकी हैं, जैसे नेटवर्क 18, इंडिया टुडे, BBC, एंड राइट नाउ शी इज़ अ राइटर एट कल्चरल मशीन। सो लेट्स अपलॉड फॉर हर वंस। प्लीज़ वेलकम प्रकृति। Thank you, Alia. And again, as always, thank you TPC for this wonderful opportunity. And बहुत अच्छा लग रहा है कि कविता सुनने इतने सारे लोग आए हैं। तो I think I should applaud for you guys because कभी कभी लगता है कि क्या ख़त्म हो रही है कविता, पर ये हमें, जैसे उन्होंने कहा कि बढ़ावा देने से बल मिलता है, तो ये भी एक तरीके का बल है। मैं इस साल मेरी एक किताब आई, शहर और शिकायतें। मैं उसी किताब से कुछ कविताएं पढ़ना चाहूँगी। किताब का शीर्षक है शहर और शिकायतें। ज़्यादातर शहरों में ही वक्त गुजरा है। मेरी पैदाइश वैसे उत्तरांचल के छोटे से गांव बासोट में हुई, तो पर शिकायतें शहर से थी, मुझे गांव से इतनी शिकायतें नहीं हैं। आप भी शहर में रहते हैं, शायद आप इनमें से कुछ से रिलेट भी कर सके। कविता का शीर्षक है यहाँ वहाँ कहाँ। हम सब यहाँ नहीं रहते हैं, हम सब यहाँ नहीं रहते हैं, वहाँ रहने के इंतज़ार में यहाँ रहने की एक पार्ट टाइम नौकरी करते हैं। यहाँ रहने की एक पार्ट टाइम नौकरी करते हैं, वो नौकरी जिसमें वक्त से हमेशा पीछे रहते हैं और वक्त वहाँ जाने का रास्ता और लंबा करता जाता है। लंबे रास्ते के राहगीर भी अनजान हैं कि हम कहाँ रहते हैं, वो भी बस इतना ही कहते हैं कि हम यहाँ नहीं रहते हैं। कविता ख़त्म हो गई। दूसरी कविता का शीर्षक है सभ्यता के सिक्के। थोड़ा सिक्कों से शायद ज़्यादा फैसिनेशन है, तो एक दो कविताएं उन्हीं पे ही आ जाती हैं। सभ्यता के सिक्के हर रोज़, सभ्यता अपने सिक्के हर रोज़ तालाब में गिराती है। सभ्यता अपने सिक्के हर रोज़ तालाब में गिराती है। कुछ सिक्के ऐसे होते जिन पर लहलहाती फसल की दो बालियाँ नक्काश होती हैं, या कुछ पर किसी महानुभाव की तस्वीर, जैसे मोहिंदर जी ने राजा की बात करी तो वो उनमें से कोई एक राजा हो सकता है, या कुछ पर किसी महानुभाव की तस्वीर या गए ज़माने का कोई विख्यात शासक ही। ये सभी इनके और इनके जैसे कई सिक्के, ये सभी और इनके जैसे कई सिक्के सभ्यता की जेब से सोच समझ कर ही गिराए जाते हैं, सोच समझ कर ही गिराए जाते हैं। वक्त की मिट्टी परत दर परत इन पर रोज़ चढ़ती है। इस बीच ना चाहते हुए भी कुछ सिक्के हाथों से फिसल जाते हैं, वो सिक्के जो काली याद बनाते हैं। पुरातत्व के अफसर जिन्हें कांच के पीछे सजाते हैं। सिक्के जो सौदे की दहलीज लांग इंसानों से बड़े हो गए थे कभी। सिक्के जो सौदे की दहलीज लांग इंसानों से बड़े हो गए थे कभी। सिक्के जिन पर दहशत की नक्काशी है। सभ्यता के सिक्के जो आज मिले
वो कल की परख करवा गए और कांच की दीवारों से झांकते ये कह गए, अतीत के तालाब में तुम कौन से सिक्के फेंकोगे। शुक्रिया। दूसरी कविता का शीर्षक है शहर की पीठ। ये एक ओपन सीक्रेट है कि जब हम नहाते हैं तो हम सब साफ़ कर सकते हैं, पर पीठ एक बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता है कि उसे साफ़ किया जा सके। तो शहर की भी एक पीठ होती है जिसे साफ़ करना मुश्किल है, क्योंकि उस तक हाथ नहीं पहुंचता या उस तक हाथ पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं होती है। ये पीठ आपको मिलेगी जब आप नॉर्दर्न रेलवे में ट्रैवल करेंगे। उस पूरी बेल्ट में आपको शायद ये कुछ चित्र जो मुझे दिखे, कुछ बिंब इस कविता में आपको दिखेंगे। शहर की पीठ। शहर की पीठ से एक रेल गुजरती है। शहर की पीठ से एक रेल गुजरती है, पीठ पर ढेरों छाले हैं झुग्गियों के, झोपड़ियों के, और हैं कुछ नंगी दीवारें, और हैं कुछ नंगी दीवारें जिन पर इश्तिहारों के घाव पोते गए हैं, जिनका दावा है कि शहर गुप्त रोगों से ग्रसित है, जिनका दावा है कि शहर गुप्त रोगों से ग्रसित है, जिन्हें कई डॉक्टर दुरुस्त करने का दम भरते हैं, और दीवारों पर सलाह देते हैं, नामर्द मर्द बने डॉक्टर राणा से ज़रूर मिलें। शहर की पीठ से ये रेल नंगे कूलों तक पहुंचती है, जो पटरियों में एक कतार में बैठे हग रहे होते हैं। शायद इस इंतज़ार में कि कोई मंत्री आएगा और स्वच्छता अभियान के चलते उनके कूल्हों को भी पोंछ कर जाएगा। पर नहीं, शायद फर्स्ट क्लास के कूपों में बैठे मंत्रियों के सामने स्मार्ट सिटी का ब्लूप्रिंट है, जिस पर शहर का ये पिछवाड़ा कहीं भी अंकित नहीं, क्योंकि कूल्हे पेड़ से गिरे पत्ते नहीं, जिनके साथ सेल्फी खिंचा ये कहा जा सके, देखो आज मैं इनकी पोंछ कर आया हूँ। तो क्या कूल्हों से ये कह दिया जाए कि वो चाहे कितनी ही नुमाइश कर लें अपनी, पर फर्स्ट क्लास की खिड़की के पर्दे मंत्रियों के ईमान की तरह उनके लिए गिरे ही रहेंगे। और क्या अब हम मान लें कि शहर की पीठ और पिछवाड़ा शहर नहलाते वक्त छूट ही जाएगा। क्या हम मान लें कि शहर की इस पीठ और पिछवाड़े को मलने अब कोई नहीं आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब जैसे आलिया ने बताया कि मैं इससे पहले काफ़ी न्यूज़ चैनल्स में काम कर चुकी हूँ, पर अभी मैं न्यूज़ चैनल में नहीं हूँ, तो मैं एक सेफ होके मैं सटायर तो कर ही सकती हूँ। मैंने खुद न्यूज़ नहीं बनाई, पर तो इस कविता का शीर्षक है खबर घटने से पहले आप तक। इसका एक कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ कि आप सबने एक न्यूज़ सुनी होगी जिसका शक्तिमान नाम का एक घोड़ा था। उसका नामकरण बाद में हुआ शायद, पर उसकी टांग तोड़ दी थी एक मंत्री ने। तो वो खबर ट्विटर से शुरू होके सोशल मीडिया में और प्लेटफॉर्म्स में जाके किस तरह न्यूज़ बनी। तो खबर घटने से पहले आप तक। खून की बूंदें गिरने से पहले ही गिरने की खबर टीवी स्क्रीन पर टपक जाती है, और ख़बरों से पहले आप तक पहुंचने का वादा निभाती है। कुछ होना सड़कों पर पड़ा का पड़ा रह जाता है, जैसे एक घोड़ा और उसकी टूटी टांग, जो लचरकर चलता भी नहीं, बस गिरा रहता है, पर गिरे रहने की खबर दौड़ती है दूर दूर तक। खबर घाटियों को पार कर शहरों तक जाती है, नए अंदाज़ों में अपना होना बताती है, शहर के कोलाहल को थोड़ा और बढ़ाती है। चीख कर वो अपना मकसद भी बताती है, वो संसद तक भी जाती है। क्या हुआ से पहले क्या होना चाहिए ये भी जताती है।
खबर जो घोड़ा बनकर आई थी, खबर जो घोड़ा बनकर आई थी, ढेरों चित्कारों से घुल मिलकर कुत्तों सा भौंकती है। खबर मशीनों सा भौंकती है, मशीनों के अंदर बैठे इंसानों सा भौंकती है। खबर को ढेरों ढेर आवाज़ें चाहिए, बाइट्स चाहिए। खबर को ढेरों ढेर आवाज़ें चाहिए, खबर को ढेरों ढेर नज़ारे चाहिए। नज़ारे कम होने पर वो उन पर गोला बनाती है और बताती है कि खबर आखिर कहाँ है। खबर यहाँ है, यहाँ। और आवाज़ें इकट्ठा करते करते खबर एक अहम सवाल पूछती है, कहिए आपको कैसा लग रहा है। होना कहता है मैं हुआ हूँ, होने में भला कैसा लगता है। आप बस मेरे नाम के नीचे पीड़ित लिख देना, आप बस मेरे नाम के नीचे पीड़ित लिख देना। खबर खुश होती है कि उसे पीड़ित होने की खबर मिली है। शुक्रिया। एक कविता, दूसरी कविता का शीर्षक है, ये इसी किताब से है, एक खरगोश हूँ मैं, एक खरगोश हूँ मैं दुबक जाऊँगी, एक खरगोश हूँ मैं दुबक जाऊँगी, एक भेड़ हूँ मैं सहम जाऊँगी, एक बकरी हूँ मैं कत्ल की जाऊँगी, पर मैं इंसान क्यों नहीं, रीढ़ है पर सीधी नहीं, ज़बान है पर खुलती नहीं, सोच है पर इरादा नहीं, नियत है वो भी ज़्यादा नहीं। अगली जो कविता है वो आप सबके साथ भी हुआ हो, नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है। नाखून जब किसी चीज़ से, हैवी चीज़ से पिचक जाता है तो कैसा महसूस होता है। तो मेरी इस छोटी उंगली के साथ ऐसा हुआ, तो मैंने कहा जैसा हर कोई करता है कि कोई भी एक्सपीरियंस वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं होना चाहिए वेस्ट, इसलिए इस पर भी एक कविता का शीर्षक है दबे पाँव। दबी पिच की उंगली से नया नाखून आता है दबे पाँव। पुराने को धकेलते हुए, जमे खून को ज़रा ज़रा खिसकाते हुए, बिन चीखे बिन चिल्लाए चुपचाप। पुराना कहीं खो जाता है, नया चमड़ी से चिपक जाता है। पर मैं ये पूछती हूँ कि बदलाव हमेशा यूँ दबे पाँव क्यों नहीं आता है। शुक्रिया। एक कविता है जिसकी अगेन मैं इंस्पिरेशन की बात करी थी। इंस्पिरेशन कहीं से भी आ जाती है कविता की, तो ये इंस्पिरेशन एक स्टैंड अप कॉमेडियन की बात सुन के आई थी। आप सबने देखा होगा, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन उनका एक पाकिस्तान वाला स्केच मतलब उनका एक एक्ट है जिसमें वो बोलते हैं कि अच्छा हम मतलब पाकिस्तान कहता है कि हमें अगर इंडिया को ख़रीदना है या कश्मीर के किसी हिस्से को ख़रीदना है तो कैसे खरीदेंगे। तो हमारा रियल एस्टेट इतना बढ़ गया है कि उसके हर एक एरिया का एक बहुत ही वूपिंग फिगर होगा। तो बोलते अच्छा ये तुम्हें इलाका चाहिए, अरे इतना पैसा तो नीता अंबानी यहाँ रखती है यहाँ। तो ये आइडिया वहाँ से आया कि अगर नीता अंबानी भी अपना पैसा यहाँ रखती है तो हमारी बाकी देश की औरतें अपना पैसा कहाँ रखती हैं। तो ये गांव में भी होता है, ये शहरों में भी होता है कि औरत अपना पैसा अपने ब्लाउज़ में रखती है क्योंकि उनके परिधान में जेबें नहीं हैं। कुर्ता साड़ी जो आजकल हमारे जो कपड़े बने हैं, बल्कि जो मैंने पहना है उसमें भी नहीं है। तो ये मेटाफोरिकल मैं बात कर रही हूँ कि जेबें का क्या मतलब है, क्यों इसकी ज़रूरत है औरतों को भी। जेबें, वो ब्लाउज़ से तुम्हारी दी खर्चे भर आज़ादी निकाल अब थक चुकी है। वो ब्लाउज़ से तुम्हारी दी खर्चे भर आज़ादी निकाल थक चुकी है। छाती से इन चिल्लरों का बोझ अब संभलता नहीं। तो उसने सोचा है कि वो अब खुद के लिए
जेबें सिएगी, वो खुद के लिए जेबें सिएगी जो उसके कपड़ों पर कभी बनी ही नहीं। उसने सोचा है वो 2 जेबें सिएगी, बिल्कुल वैसे जैसे तुम्हारे कपड़ों पर होती हैं। उसने सोचा है वो एक तरफ तुम्हारे हक भर कर रखेगी, एक तरफ तुम्हारे हक भर कर रखेगी और दूसरी तरफ अपने हक महफूज रखेगी। सुई धागा वो खुद ढूंढ लेगी, सुई धागा वो खुद ढूंढ लेगी, पर क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो अपनी जेबें फिर से टटोलने के लिए, जो उसका है उसे वापस देने के लिए? क्या तुम तैयार हो? थैंक यू सो मच। अगेन इंस्पिरेशन फिर से कहीं से भी आ जाती है, तो ये बहुत ही डोमेस्टिक इंस्पिरेशन है। रोटी बनाते हुए तवा वॉश बेसिन में रखते हुए आ गई। तो इस कविता का शीर्षक है गरम तवा। जिन्होंने रोटियां बनाई होंगी उसके बाद तवे को ठंडा करने की कोशिश करी होगी, तो उन्होंने वो शायद उन तक की कविता शायद पहुंच जाए। गरम तवा। कुछ जला नहीं था अंदर, कुछ जला नहीं था अंदर, बस धुआं सा उठा था जैसे कोई गर्म तवा। गर्म तवा जिस पर कुछ सेका गया, बिन चिमटे के आग भी छुई उंगलियों ने, बिन चिमटे के आग भी छुई उंगलियों ने। जब सब कुछ सिक गया, सब कुछ पक गया, गरम तवे को पानी की बौछार के नीचे रख दिया, जिससे उठा ढेर सारा धुआं, जैसे गुबार जिसे ख़त्म हो जाना था, जैसे गुबार जिसे ख़त्म हो जाना था, क्योंकि कुछ जला नहीं था अंदर, बस धुआं सा उठा था जैसे कोई गर्म तवा। मैं बस एक आखिरी पढ़ के ख़त्म करूँगी इस नोट पे। ये हम सब के स्कूल में हम लोगों ने 5th स्टैंडर्ड या 6th स्टैंडर्ड में नंबर लाइन पढ़ा होता है, तो आप ये कविता पढ़ते हुए बस नंबर लाइन इमेजिन कर लीजिएगा। नंबर लाइन। मैं होने और ना होने की छटपटाहट में खुश हूँ, मैं होने और ना होने की छटपटाहट में खुश हूँ। होना मुश्किल है और ना होना मुश्किल है और होना एक संभावना। होने में जो सब होगा उतना ही नहीं होने में नहीं होगा, पर इस होने और ना होने के बीच, इस होने और इस ना होने के बीच एक शून्य है मेरे पास। उसी के आगे होना है और उसी के पीछे ना होना। जो भी हो या ना हो, जो भी हो या ना हो, मैं इस होने और ना होने की छटपटाहट में खुश हूँ, क्योंकि मैं दोनों ही में अंतहीन हूँ। शुक्रिया। At the end, just taking a little more liberty, and I would just like to say that thank you, TPC. They've been very cooperative. I've met wonderful people through TPC, Tripti, Saurabh, and all of them sitting here, Nirali. So this book is for you guys. So I'll just give it to you at the end of the session. Thank you so much. थैंक यू सो मच प्रकृति, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, न्यूज़ चैनल में काम करने का। एंड ऑल्सो आई थिंक आपकी बात लोगों ने सुन ली है, मेरी कुर्ते में 2 जेबें हैं फ़िलहाल। सो अगले पोएट को बुलाना चाहूँगी, सुदीप पागेदार. ही इज़ गोइंग टू प्रेजेंट इन इंग्लिश. आई सी सम पीपल बीइंग सो हैप्पी दैट फाइनली अंग्रेज़ी में कोई बात कर रहा है. इनको नेशनल अवार्ड से नवाजा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने फॉर क्रिएटिव राइटिंग. इससे मुझे याद आया, हमारे बीच ऑडियंस में एक नेशनल अवार्ड विनर बैठे, वरुण ग्रोवर. एवरीबडी, I think you should just get up and say hi to everyone. We are so privileged, TPC, Kala Ghoda and Fever 104 FM, that you're a part of the audience today. So सुदीप के बारे में, इनके इंट्रोडक्शन के बारे में एक ख़ास बात ये है that ये एक 9 to 5 का कॉर्पोरेट जॉब करते हैं और शायरी पसंद करते हैं. So let's, इनके लिए थोड़ी ज़्यादा तालियां बजनी चाहिए. एंड इनफैक्ट इनकी लिखी कुछ कविताएं जो हैं वो US में मिडिल एज स्कूल में पढ़ाई जाती हैं. सो आई थिंक यू नो वी आर ग्लैड टू हैव यू ओवर हियर. एंड अब आप आके प्लीज़ अंग्रेज़ी में बात करें हमसे. Yes, 9 to 5 corporate slave here. Hi. Hi.
So, it's Sunday. I'm so glad to be at a place like Kala Ghoda. It's fantastic to be here. But the problem is that coming to places like this, spending a week here, spending some days here, you just don't want to go back on a Monday to work. You just don't, right? And here's why. You know, although you have that urge and the desire to just leave everything and walk away, here's why you can't. I quit my job and packed a sack and told myself I won't look back. But when I look ahead, I see this freedom needs a salary. So, with due apologies to anyone who's receiving a salary and is, yeah. Okay. So what I'm going to do today is I'm going to read out a series of poems which I like to categorize in a cluster that I call punctuations, because life, as we all experience it, is not a linear thing. It's interspersed with moments of happiness, sadness, joy, anger. So too I believe that any collection of my poems in particular should not, and I would not do this, I wouldn't let it go according to one theme. So it's not thematic in terms of happy poems or sad poems. So I punctuate a very happy poem with one about the stark horror of war, and then I'll follow that up with something that convinces the reader or the listener to not take themselves or the poem seriously. So I'll begin with this fantasy I've had, this great desire that I've met some amazing people at the Poetry Club and other events, and I'm really impressed at certain people. I'm really overwhelmed by the fact that they are able to memorize their work and read it out without, these things. So it's a fantasy I had. I would have loved to do this without, but okay. So it's called Paperless. Today, I go paperless. I rid myself of that mess of printed sheets and scribbled on pages. Today is the day I escape those cages. Leaving those paginated crutches behind, I'll go with my heart and trust in my mind. To gain tentative freedoms, I'll accept certain losses. To find the right words, the appropriate pauses. With my hands unconstrained, I can gesticulate, and my spoken words becoming more articulate. My thoughts are sharper, my poems seem better now that I'm rid of those wood pulp fetters. But here's the thing about paperless defenders. Most of us, we are repeat offenders. Independence is nice, it's good to be free, but the question is this: do I want to be? I'm comfortable inside my paper-built jail. I'm not really free, I'm just out on bail. This freedom is just a temporary measure, while paper remains and my pleasure. So until I next feel that burning need to break out of that prison or wish to be freed, the poems I present at such literary meets will be scribbled on pages and read off printed sheets. So what I'm about to do for you now is the words of an unnamed individual. Gender, age, religion, unknown, doesn't matter. But it's someone who's tired of oppression and speaks with a politeness that's born of exhaustion. However, this is also the point at which we realize that this person's resolve has not diminished, far from it. In fact, from this point on, it can only keep getting stronger. It is at worst an idealist's dream, and at best, a nightmare for any oppressive entity. Sir, I have nothing more to say. At least not to you. Would you kindly let me go? You will call my parents. Wait, how old do you think I am? Do you even know who they are? I've been around for a while now. I'm not new to this place. You don't like me. I don't need you to. Sir, I use this term very lightly. If who I am offends, you need only close your eyes. Will you please let me go? Justice is blind.
I knew you'd say that. But in my mind, justice is blinded, a hot poker pushed through unbelieving eyes. The blindfold is appropriate. You should wear one too. But I can see that you already are. Now listen. I am not Kejriwal or Anna. There will be no dharna. But when I tire of this detention, I only hope you remember. I did ask you nicely. And, based on that, we live in a world, unfortunately, which is becoming very difficult to live in for people with opinions that they choose to pursue and freedoms that they wish to live by. And this is something I wrote as, I don't know, it's an expression of that, the loss of that freedom. 4 lines, 6 lines. And so it was, without a pause, towards the void I fell. For if I have to choose from limiting views, I'll pick my own damn hell. Right, and now that we're all contemplative and serious, I'll just flip it all on its head. Any of you have spirit animals? The wolf, the hawk, those noble creatures. I too have a couple of spirit animals, but they're not quite as noble as one might imagine. They're not the wolf or the hawk or the noble owl. Or it's a sheep and a cow. Very normal that way. So the next 2 ones are tributes to my spirit animals, which are a sheep and a cow. The first one's called A Sheep So Deep. My name's Sudeep So. I am the sheep you cannot see, the grey sheep of the family, the one that's dark and yet is bright, a wondrous, carefree, stringless kite. I'm of the flock you cannot keep. My life's a metaphor, and the metaphor, a sheep. And the next one, I like to call bovine philosophy. To find green pastures and hunger satisfy, the cow must learn to moo on and learn to say goodbye. And though that next green pasture will make the cow content, the cow will not forget what that previous pasture meant. But the pasture is just a metaphor, though the cow is you and me. So till we find new pastures, we'll both just let it be. Right. Space. I am that book on your shelf that will never be read or even glanced at out of the corner of your eye, continuing to gather dust and silverfish until the day I'm gingerly taken out to make room for that one, really, and sent to my fate, consigned to the very bottom of even the Raddiwala's pile. I am that poem you begin to write but leave incomplete, impulsively formed lines in the kind of zone making you think, I'll get back to this soon, but why kid yourself? You won't. What I'd give to join those other pages as they fall with their phrases and lie discarded, torn, crumpled, but together. I am volume in a soundproof place, noiseless screams in the vacuum of space. And since we are talking of space, you might as well say it. Your life has none for mine. So remember in the last poem, I'm like, that one really? So there's been a whole genre of books, yeah, that's been spawned through the genesis of one single book that came out. I won't name the book or the author, but and it's spawned a whole category of literature that is not really literature, but people read it nevertheless, and people get rich doing this, man. And I'm like, I want to make money through my writing. I don't want to die a poor poet. So I tried to write one of these novels. And it turned out to
work better as a poem, so this is what I did. Oops, in start I broke my heart, but didn't know why or how. But that night I said, yeah, right. I think it must be love. Very fastly my heart beated, but not to be defeated. I took this decision lastly. I went to her and said, I am sir. You will be my lady? Oh gosh, it was trap, for I got a hard slap. And she said to me, why so shady? This thing happened twice and still I have no wife or girlfriend or lover or friend. The best thing now in this vacuum of love is for this poem to come to end. But hey, who says ending cannot be sending potential for new beginning? On this you can trip. Life is Mobius strip. And now I am happy and grinning. So, farmer. I am, as a simple farmer, trapped between two worlds. Here, the rivers are drying. Fertile soil turns to dirt. This world is dying. And there, the other is still in birth. So I'm always trying to solve that universal riddle. If this is here and that is there, where the hell is the middle? But the fulcrum, that balance, that perfect center is illusory, elusive, an imagined realm I cannot enter. And it seems I am fated either to be left behind or right ahead. If only my vision was clearer, I'd be nearer to understanding why they'd hung my head and said to me, you weren't, you aren't, you'll never be free. Now I'm relegated to a box, a fenced farm, the furthest thing from rural calm, growing cash as crops within mazes that must be navigated with zero stops. Mercy, please. I did not ask to be a farmer, but if I must, let me farm with a pen. If my crop should fail, only I will starve. And it's my last one for the night. How many of you like rap? You do? Okay, this is not it. But it's something close to it, something I tried. It's called Word to the Wise, yeah? Excuse me. Here's a word to the wise, to the people who know things, sift the truth from the lies for the knowledge that it brings. The knowledge we can use to diffuse, disabuse the sheeple of their notions that just serve to confuse. Confusion and commotion, they are both heaving like an ocean, like a river that's in flood, overflowing with spilled blood. The blood of our sisters, of our brothers, of our kind. A genocide of feelings and the murder of the mind. A mind that we numb with our TVs and our phones. LOL, BRB, can't you feel it in your bones? We're at a tipping point and we only need a shove. Do we fall down and go under now, or do we rise above? Rise above all the anger and the poison and the hate. Remember Terminator, it is said there is no fate, but that which we make for ourselves, we can choose from the views that we share. Be aware, be the news. Revolutions only happen when we are brave, when we dare to be good, to compare and be better as we should. Be free from those fetters, those that chain us using letters. C-A-S-T-E cast, C-L-A-S-S class. It's all from the past, but our present has it too. So let's fight in the present for a future that is new, for a future that is greater than the sum of me and you. Thank you. Thank you so much, Sudeep. We're running a little short on time, but I want to say, मैं personally आपको best dressed का award दूंगी आज after this. Moving on to the next poet, रमनीक सिंह comes from जम्मू, उनकी पैदाइश वहाँ से है, and ये शेमारू में काम करते हैं, पर इन्होंने अपने introduction में लिखा था कि poetry से इनको सुकून मिलता है. इससे बेहतर introduction किसी के लिए नहीं हो सकता. So let's put our hands together for रमनीक. शुक्रिया. तुम चिल्लाते क्यों नहीं जब अंधेरे निगल जाते हैं मुझे.
तुम चिल्लाते क्यों नहीं जब अंधेरे निगल जाते हैं मुझे, रोशनदान खोल क्यों नहीं देते जब जब दम घुटता है मेरा और मैं खुद से आखिरी बार बोलकर दबा लेता हूँ खुद को भारी भरकम रजाई में और खींचता हूँ सांस 1, 2, 3 और चौथी पर सोचता हूँ कितना बेमतलब हो जाएगा, सब लोग कहेंगे बड़ा हल्का आदमी था, रजाई के नीचे आकर मर गया। इसलिए मुझे नफरत है शब्दों से। शब्द लोहे के जाले, पैरों की बेड़ियां, जहरीली मकड़ियां हैं। जब शब्दों की आज़ादी नहीं तो शब्दों से आज़ादी का क्या मतलब है। आसपास चार दीवारी बना दी है, नज़रें मिलाकर झूठ बोलने लगे हैं, शब्द भ्रष्ट हो गए हैं, कविता मालिक बदलना चाहती है, मुझे थोड़ी और मोहलत दी जाए। शुक्रिया। मेरा नाम रमनीक है। अभी वो स्टेज आई नहीं है, मतलब मैंने शायद लिखा नहीं था, सुकून मिलता है, काम बहुत ज़्यादा रहता है। अगली कविता है कि आपको पता होगा कश्मीर में जो भी होता है, अभी पेलेट्स के बारे में आपको पता है, पेलेट गंज होता है, महेंद्र ने भी जिक्र किया था कि इस अगस्त अपने वहाँ खून बहा नहीं जम गया आँख की पुतलियों में। इस अगस्त अपने वहाँ खून बहा नहीं जम गया आँख की पुतलियों में, चेहरे पे छोटे छोटे दाग आ गए और अमन वाली महामारी की चपेट में सारे कस्बे। सोफ़ी शाम होते ही बिना दीवार का सहारा लिए एक कमरे से दूसरे कमरे तक नहीं जा पाती है। हैंडीकैप शब्द का मतलब नहीं समझती, छोटी है, उसके स्वाभिमान का चोटिल होना भी बाकी है। उसके दादा रोज़ प्रधानमंत्री को एक ख़त लिखते हैं, वज़ीर आज़म इतनी बर्बादी का पाप क्यों लेते हैं अपने सर, छोड़ दीजिए, ज़मीन का टुकड़ा ही तो है। करवा देते हैं 2 टुकड़े इसके और पार्सल करा देते हैं, आधी जन्नत कराची आधी दिल्ली, और छोड़ देते हैं अवाम को देखने अच्छे दिन कान से। एक छोटी सी कविता और है कि कविताएं सीरियस हो जाती हैं। एक छोटी हल्की सी कविता है कि पहली बार का फिसलना और दूसरी बार की व्यवस्था। पहली बार का फिसलना और दूसरी बार की व्यवस्था। सामान टूटने पर लोग सावधान हो जाते हैं। पहला प्यार 2 बार नहीं होता, इस पर कोई रश्क पालता है, कोई गुरूर। खुद पर इतनी सख्ती क्या करनी, हर कोई नहीं करता है कोशिश रांझा बनने की। कुछ लोग दुनिया में नौकरी करने भी आते हैं। एक लंबी कविता है 2 मिनट की, उसके बाद 1 मिनट की, फिर 1 मिनट की। इस कविता का नाम है पाजी। So this subject may not extend to the larger community. It's on bullying. So what I faced growing up as a Sikh kid in Jammu. सबके साथ होता है। इसका नाम है पाजी। कि छोटे होते बच्चे अक्सर कागज़ पे एक गोल सी लकीर खींचकर उसमें आँख, कान और नाक बनाने की कोशिश करते हैं। हल्के पेंसिल के स्ट्रोक से बाल भी, और जब कोई चेहरा दिखने लग जाता है खुश हो जाते हैं, मुस्कुराते हैं, एक दूसरे को दिखाने लग जाते हैं। पर मैं ऐसा कोई चेहरा बनाकर पेंसिल हाथ से छोड़ता नहीं था। इसी ख्याल में उलझ जाता था कि ये मैं नहीं हूँ। फिर सबसे नज़रें बचाकर बनाए हुए चेहरे के माथे पे लकीर खींचकर सर पे गोला बनाकर धीमी आवाज़ में खुद से कहता था कि ये मैं हूँ। फिर ये उलझन के इनके सर पे बालों का जूड़ा क्यों नहीं है, मेरे सर पे ऐसे लहलाते बाल क्यों नहीं है। बड़ा बहादुरी का काम होता है ऐसी कोई तस्वीर बनाकर दिखा पाना उन सबको जो ब्रेक के टाइम पे मेरे सर की ओर इशारा करके पूछते थे कि आज इसके अंदर क्या लाए हो। एक कहता था आलू, दूसरा प्याज, तीसरा संतरा, चौथा सेब। कभी कभी आपको चाकू पिस्तौल से डर नहीं लगता है, शब्द काफ़ी होते हैं छीलने के लिए। शब्द जिनका रूप नहीं होता, आकार नहीं होता, बस नोक होती है जो चुभती है और कुरेदती है। मुझे याद है मेरे साथ वालों का स्कूल में, कॉलेज में मुझे मेरे नाम से ना बुलाकर पाजी, पापे, ज्ञानी बुलाना, और उनके सामने हंसकर अंदर क्या महसूस करता था मैं ही जानता था। कभी कभी इतनी शर्मिंदगी होती थी, लगता था कि उसकी तपिश से रूह पिघल जाएगी। बहुत साल तक और आज भी इसी ख्याल से सर पटक पटक कर थक गया हूँ कि मेरा अलग दिखना लोगों के लिए इतने मायने क्यों रखता है, इतना कि वो मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाना चाहते। मैंने भी कोशिश की लोगों को उनके नाम से ना बुलाकर ओ पंडित, ओ खान साहब करके बुलाने की, बहुत ख़राब लगा। फिर लगता था कि जब मुझे ख़राब लगता है तो मेरी बारी आने पर मुझे मेरे नाम से ना बुलाकर पाजी, पापे, ज्ञानी बुलाने वालों को क्यों ख़राब नहीं लगता है। बाबा कहते थे सरदार का मतलब होता है सरपरस्त, कबीले का लीडर। शायद मेरे बाबा को, दादा को अच्छा लगता होगा, मुझे नहीं अच्छा लगता है। बोलने वाले की नीयत मायने रखती है। मैंने लोगों के चेहरों पे भाव देखे, आंखों पे मखौल देखा है। मुझे यकीन हो गया कि कबीले के सरदार और सरदार जी वाले सरदार में फ़र्क होता है। पाकिस्तान तक भी पहुंचने का कभी मौका ही नहीं मिला। दुश्मनों की लिस्ट में सारे अपनी ही क्लास के बच्चे थे। या वो कंडक्टर जो पाजी कहाँ जाओगे बोलकर सबसे अलहदा कर देता था, और इतनी ज़ोरदार कोशिश सबसे अलग महसूस करवाने की कि जब तक कि जितनी मर्तबा खड़े होने की कोशिश करता था औंधे मुँह घिरता था, हड्डियाँ बच जाती थीं,
लेकिन हौसला टूट जाता था। और ये कोशिश तब तक चलती है जब तक, और ये तमाशा तब तक चलता है जब तक मुझे यकीन ना हो जाए कि मैं इनमें से एक नहीं हूँ। रोहित रोहित रहता है, आदिल आदिल रहता है और मैं पाजी हो जाता हूँ। लोग अपना, और 12 बजे वाली जुगते इतनी कि मैं भी हंस पड़ता था, और कभी कभी सचमुच घड़ी के सामने बैठ के इंतज़ार करता था 12 बजने का कि देखूँ होता क्या है, शायद मुझे कुछ हो ही जाए। कुछ नहीं हुआ। लोग अपना रंग नहीं चुनते, अपनी ज़ात नहीं चुनते। अंधे वो होते हैं जिन्हें लगता है उन्हें सब दिखता है। आज मुझे लगता है कि मैं इन सबसे ऊपर उठ चुका हूँ, पर शायद फिर भी कभी कभी कोई आपको नाम से ना बुलाए तो कोफ्त होती है, लगता है आपके हिस्से की हवा को रोका जा रहा है। गलती बहुत लोगों की है, पर पहले शायद मेरी। मुझे वो चेहरा बनाकर, वो लकीर खींचकर, वो गोला बनाकर छुपने की दुबकने की बजाय चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहिए था कि ये मैं हूँ। हंसते हुए मुस्कुराते हुए ये मैं हूँ, दौड़ते हुए भागते हुए उड़ते हुए ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। अपनी शर्म से लड़ना सबसे बड़ी लड़ाई होती है, और उस पर फतेह पा लेना सबसे बड़ी फतेह। So, I have 3 more minutes, 2 मिनट है मेरे पास। So, एक पोएम है, हाँ, शहर। ये कविता नहीं लिखी है इसलिए शायद भूलूंगा बीच में, ध्यान रखिएगा। कि बहुत नज़दीक से हम लोग सभी शहर पे लिखते हैं, सबका शहर से फैसिनेशन होता है। प्रकृति ने कविता पढ़ी है, मेरी कविता उतनी ताकतवर नहीं है क्योंकि नई नई है, ताज़ी है। बहुत नज़दीक से बहुत साफ नहीं दिखता है। थोड़ी ऊंचाई से देखने पर उम्र लंबी करने सुबह सुबह छोटे छोटे कट पीस पार्क में लोग ऊपर नीचे हाथ, ऊपर नीचे नीचे ऊपर हाथ हवा में लटका के ठहाके लगाने जब निकलते हैं तो शहर हंस देता है शैतानी हंसी। उसे हड़बड़ाई भीड़ को देखने में मज़ा आता है। शायद उसे कबूतरों के उस झुंड की याद आ जाती है जो शिकारी से बचने के लिए सबक याद कर लेते हैं और दिन भर रट्टा लगाते रहते हैं। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, दाना नहीं चुगना, और फिर दाना खाते वक्त भी जारी रहते हैं। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, दाना नहीं चुगना, और कंधे पर लटके शिकारी के जाल में फंसकर भी के शिकारी आएगा, दाना डालेगा, दाना नहीं चुगना। शहर हंस पड़ता है उन बच्चों पर भी जिनके लिए सूरज ए विंग की बिल्डिंग से निकलता है और सी विंग वाली बिल्डिंग के पीछे छुप जाता है, जो आसमान में जहाज़ की लाइट को टूटता सितारा समझकर मन्नतें मांगते हैं, जिन्हें अंदाज़ा भी नहीं कि उनके हिस्से में क्या क्या नहीं आया है। नाक की दिशा में चले जा रहे हैं सब। शहर मैट्रिक्स में बदल गया है। जंगल बचे नहीं, न जाने किसके डर से हमने शहर को सीसीटीवी के शामियानों से ढक दिया है। शहर अब नींद में होने का बहाना करता है जब झुग्गियों के बीचों बीच टाउनशिप वाले बीज बो दिए जाते हैं और सुबह होते होते जंगली घास की तरह उगाते हैं ईंट और कंक्रीट के दानव, और उनकी नाक के नीचे से निकलते हैं फ्लाईओवर, और फ्लाईओवर्स की रक्षा करते होर्डिंग जहाँ से रोज़ सपने नीचे उतरते हैं और उत्पात मचाते हैं उसके दिमाग में, जिसकी नौकरी बस अभी लगी है, जिसे घर खरीदना है, सपनों का घर, रुस्तम जी वाला 555 स्क्वायर फीट, जिसे विश्वास है कि इतने अच्छे बिल्डरों से कहीं नहीं मिलेंगे, जो उसे बनाकर देंगे एक घर, एक क्यूट सा बगीचा और बड़ा सा 20 साल की गारंटी वाला EMI का पिंजरा, जिसमें से वो देखेगा दुनिया, सपने विंडो सिल पर बैठकर गिनेगा बची हुई किश्तें और अपने खरीदे हुए बक्से में सिखा देगा खुश रहना अपने साथ, अपने परिवार को भी। सही भी है, हर घर में क्रांतिकारी नहीं पैदा होते। क्रांति के आने के लिए एक बड़ी गिनती का गुलाम होना और गुलाम बनी अपनी हस्ती को देख पाना भी ज़रूरी है। पर मुमकिन है कि किसी को इस बात का ना, मुमकिन भी है इस बात का किसी को ना खलना। पैदा होते ही परिंदे को पिंजरे में रख दिया जाए तो उसे अपनी गुलामी का एहसास नहीं होता। वहम की एक परत ढक के रखती है वहम की कई परतों को। अपनी परेशानी छुपाकर हंसने वाले सब एक जैसे दिखते हैं। शहर अपनी सहूलियत के लिए सबके चेहरे एक से कर देता है। आखिरी पोएम, संविधान, 1 मिनट में। सो दिस पोएम इज ऑन सेक्शन 377 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। कि तुम, मैं, संविधान और कच्ची सी एक रस्सी साथ बैठते हैं, कुछ बहस बाकी है। तुम, मैं, संविधान और कच्ची सी एक रस्सी साथ बैठते हैं, कुछ बहस बाकी है। तुम काला सा चश्मा पहनकर हाथ में मोटी सी किताब पकड़कर आना, मैं तुम्हें सबके सामने बाबा साहब कहूँगा। तुम कहना आज़ादी के कोई 2 पहलू नहीं होते, आज़ादी टुकड़ों में नहीं मिलती, आज़ादी तोहफे में नहीं मिलती, आज़ादी सबको एक जैसी मिलती है। तुम ये सब मत कहना, लोग हंसेंगे तुम पर जैसे हंसते हैं मुझ पर। सोचता हूँ अपने आंसू छुपा लूँ, सच किसी से न कहूँ, पर नहीं, कितना मुश्किल था, क्या मजबूरी थी। किसी को पास बिठा के पूछ लिया होता। यहाँ तो पत्थरों से प्यार किया जाता है, सांप से, हवा से, पानी से, लकड़ी से, तो इंसानों से क्यों नहीं। मान लेते कुछ लोग अंधे पैदा होंगे, मान लेते कुछ हैवान पैदा होंगे, अगर नहीं समझ पाए थे कुछ इंसान पैदा होंगे जो नहीं पढ़ेंगे कायदे, जो नहीं पहनेंगे मुखौटे, जो अपनी हकीकत से सट कर रहेंगे। तुम क्यों, कब, किसके कहने पर आ गए अंदर और बैठ के मेरे बिस्तर पर लिखने लगे कानून की धाराएं। अच्छा, जब आ ही गए हो तो अपनी इस किताब में ये भी लिख देना कि मेरी चादर का रंग कैसा हो, मेरा तकिया कैसा हो, सोते वक्त सर किस तरफ करना है और बिस्तर की ज़मीन से ऊंचाई कितनी हो, और जब बाहर जाओ तो जाते जाते ये लिखते जाना कि ये भारत का संविधान है। ऐसे चलें, अन्यथा ना चलें। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच रमनीक. मैं कितनी बार मुकर्रर बोलना चाहती थी पर टाइम नहीं है. सॉरी. मूविंग ऑन टू आवर लास्ट पोएट फॉर द इवनिंग. Hussain Haidri, he works with TVF as a writer. He's been featured at TPC, of course, the Poetry Club, radio, sorry, that's a competition radio channel, so I can't take that name. Commune Hive and Poetic Tuesday. Please welcome our last poet for the day, Hussain Haidri. मतलब आपको एक्चुअली रमनीक के बाद अगर किसी को सुनने की इच्छा नहीं हो रही है तो आई कम्प्लीटली एम्पैथाइज विद यू. मेरा भी यही हाल है, मुझे पढ़ने का वो नहीं है, हौसला नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ, मतलब क्योंकि टाइम कम है. तो सिगरेट के एडिक्शन के ऊपर मैंने एक कविता लिखी थी. तो ये इस कविता का नाम है लत. कि मैं पहली बार जब सिगरेट पिया तो यूँ लगा मुझको कि जैसे होठ वाबस्ता थे तंबाकू के चस्के से, कि जैसे मुंह से एक बादल का टुकड़ा फूंक डाला हो, कि जैसे एक ठंडा कोयला सीने में भड़का हो, कि जैसे लाख कश बाकी थे और आगाज़ किया हो. शुरू की एक दिन में 1 से फिर 2 तलक पहुंचा, मिले कुछ दोस्त पीने वाले तो फिर 4 तक पहुंचा. भरा जब मन नहीं बस 4 से तो 8 भी कर दी, मगर पैकेट था अपना 20 का, सो 20 पी दिन की. मेरी एक जेब डिब्बे से तो एक माचिस से भर डाली. सुबह उठना तो एक पीना, कहीं जाना तो एक पीना, किसी से मिलने से पहले किसी से मिल के फिर पीना. कभी नर्वस हो तो 1-2, कभी बेदार तो 1-2, कभी खुशबाश होकर 10, कभी दिल टूटने पर 100. घड़ी के कांटे बदले एक सिगरेट एक तीली में, मगर इस जिस्म को धोखा हुआ मालूम न चला. मेरे इन फेफड़ों ने कालिखों को इस कदर सोखा कि सांसें थम के चलने लग गई. 8 पहर मेरी बदन की हड्डियां दुखने लगी. 4 पहर मेरी चली खासी महीनों तक हलक छिलने लगा हर पल, कि सूखा पड़ गया मांस और लहू जमने लगा हर पल. दांत पीले हो गए और होंठ काले हो गए, खून के गुब्बारों जैसे मुंह में छाले हो गए. प्यास मेरी बढ़ गई और भूख मेरी घट गई, नींद को आँखों से जो बांधे वो डोरी कट गई. मैं पहली बार जब थूका लहू तो यूँ लगा मुझको कि इतना खून मुँह से निकले बस फिल्मों में देखा था. ये लाल इतना सियाह क्यों है, क्या बस खून ही है ये, या मेरी आत्मा की काली खेवी साथ निकली हैं. कि अब मुमकिन न था कुछ भी, फरिश्तों का ये कहना था. मैं जब चलने के लायक ना रहा तो मेरे घर वाले लुटाने लग गए विरसे. हकीमों अस्पतालों पर, अजाने मस्जिदों में दी, चढ़े गहने शिवालों पर. उम्मीदों और दुआओं से शिफा की पुरसिशें भी की, किसी जादू किसी टोने से कुछ हो कोशिशें भी की. मगर कुछ भी ना होना था, मुझे एक दिन तो मरना था. मैं शायद नींद से उठा हूँ और एक सर्द कमरा है. मेरी आँखों में बेहोशी नहीं साकित अंधेरा है. कलाई की नसों को सुइयों ने चीर डाला है. मेरे सीने में चाकू डाल शायद दिल निकाला है. मेरे बिस्तर के चारों ओर मेरे दोस्त बैठे हैं. मेरे घरवाले छाती पीट सारी रात रोए हैं. मैं अपना कांपता एक हाथ उठाता हूँ मुश्किल से. ये कहता हूँ गुज़र के सांसों के दर्दों मराहिल से. खुदा का खौफ खाओ दोस्तों, मुझ पर रहम खाओ. लिबासे जिस्म मैला हो चुका, मुझसे निकलवाओ. मगर जाते हुए मुझको बस विदा कह दो. मेरी इन आखिरी सांसों को आखिर कश का तोहफ़ा दो. मैं आखिर बार जब सिगरेट पिया तो खुश हुआ कैसा. तो ये एक पहली कविता थी और बहुत बहुत एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ मॉर्बिड डार्क टाइप की पोएम थी. तो एक चाय के ऊपर एक कविता लिखी थी मैंने. मतलब ये कॉफ़ी वाले अपने आप को बड़ा स्नॉब समझते तो, और मैं देसी टाइप का बंदा हूँ, मैं चाय पीता हूँ. तो मैंने सोचा यार ऐसा नहीं होगा, मतलब तो मतलब ये इस कविता का नाम है चाय का बाशिंदा. चाय कॉफ़ी कोई भी मुझसे पूछे नहीं झिझकता हूँ. मैं साफ साफ कह देता हूँ मैं चाय का ही बाशिंदा हूँ. चाय के दर्जनों रंग है और कॉफ़ी बस काली भूरी है. चाय सैकड़ों सालों से है, कॉफ़ी अभी अभी की है. कश्मीर से लेकर केरल तक कॉफ़ी के कम ही चहीते हैं. दुनिया चाहे जो पी ले, हिंदुस्तान में चाय ही पीते हैं. कॉफ़ी के साथ हमें एक महंगा मफ़िन भी खाना पड़ता है और चाय के साथ तो पार्ले जी का बिस्कुट भी चल जाता है. कॉफ़ी में बहुत कैफ़ीन है जिसकी लत अफ़ीम के जैसी है. चाय में तुलसी अदरक है देसी हकीम के जैसी है.
माना कॉफ़ी के झाग में बढ़िया डिज़ाइन उभर के आते हैं, माना कॉफ़ी के झाग में बढ़िया डिज़ाइन उभर के आती है, पर चाय के ऊपर जो पपड़ी जमती है मुझे तो भाती है। माना के कैफ़े कॉफ़ी डे की गिनती रोज़ ही बढ़ती है, लेकिन जो चाय की टपरी है वो गली गली में मिलती है। माना कॉफ़ी पीने वाले जो लोग हैं सोफिस्टिकेटेड हैं, लेकिन एक प्याले का 200 रुपया दे के फ्रस्ट्रेटेड हैं। कॉफ़ी की डींगे हाकिए मत, कॉफ़ी का भरता बना देंगे। अगली दफ़ा जो ये बहस छिड़ी, चाय को नेशनल ड्रिंक बना देंगे। चाय कॉफ़ी फिर से पूछना, फिर से जवाब मैं देता हूँ, मैं चाय का ही बाशिंदा हूँ, मैं चाय का ही बाशिंदा हूँ। और एक ये थोड़ी मतलब एंटी नेशनल टाइप की कविता है, मतलब जैसे मोहिंदर सिंह ने सर ने वो एक राजा के ऊपर कविता पढ़ी, उसी राजा को समर्पित है ये, कि इस कविता का नाम है छिपकली। कि खाकी रंग दीवारों पर लटकती गांधी जी की बड़ी सी फ़ोटो के पीछे से दोपहरी में एक लंबी भूरी सी छिपकली निकलती है। रेंग कर खामोशी से इर्द गिर्द फ़ोटो के गश्त ये लगाती है, और जैसे ही कोई कीट पतंगा उड़कर पास से गुज़रता है, धड़ दबोच लेती है, पंख नोच देती है, मांस चबा जाती है, जिंदा निगल जाती है। फिर बड़े सलीके से जैसे कुछ हुआ ना हो, कोई भी मरा ना हो, रेंगती हुई वापस गांधी जी की फ़ोटो के पीछे लौट जाती है। और ये टाइम एक और लास्ट है, ठीक है हाँ। तो एक थोड़ी सी सॉफ्ट उर्दू टाइप की मैं ज़्यादा लिखता हूँ, मगर यहाँ पे ऐसी बाज़ारों टाइप का हिंदी में पढ़ना पड़ता है। बट तो एक इस तरह की एक नज़्म है कि दो ख़त मेरी मेज़ पर तुम्हारे लिखे 2 ख़त रखे हैं। मेरी मेज़ पर तुम्हारे लिखे 2 ख़त रखे हैं, एक जो बरसों पहले का है, एक जो तुमने कल भेजा। जो ख़त बरसों पहले का है उस पर छिड़की इत्र की बूंदें भीनी भीनी महक रही हैं। तुम्हारे लफ्ज़ों की चिंगारियाँ अब भी उस पर दहक रही है। मिसरों में एक बहाव भी है, लहजे का रख रखाव भी है। मेरा नाम लिखा है हक़ से, शायद इसीलिए कागज़ की शगुफ्तगी बरकरार भी है। ये ज़र्द अब तक हुआ नहीं है। जो ख़त तुमने कल भेजा है पहले ख़त से बड़ा जुदा है। कागज़ का चेहरा देखूं तो मैला है, उतरा उतरा है। मुझे यकीन है, बहुत यकीन है, इसे किसी और ने लिखा है। सन्नाटों की बू है इसमें, नाखूनों की धार है इसमें। मिसरों में कोई लोच नहीं है, लफ्ज़ बहुत बेजार हैं इसमें। तल्ख़ लकीरें खिंची हुई हैं, उलझन इनमें बसी हुई है। सो मैंने इन दोनों ख़तों को 2 हाथों में बाँट लिया है, और ख़यालों के तूफ़ान से एक ख़याल को छाट लिया है कि इन ख़तों को लिखने वाले 2 शख्सों में से एक शख्स को आज मैं जाना भुला ही दूँगा। इन 2 ख़तों में से एक ख़त को आज मैं जाना जला ही दूँगा। तुम ही बताओ तुम ही, कौन सा ख़त मैं आज जलाऊँ, कौन सा ख़त मैं आज जलाऊँ। शुक्रिया। Thank you so much guys for being here, and I would just finally tell that आज हमारे साथ जो poets थे, मोहिंदर प्रताप सिंह, can we just applaud for them, प्रकृति कारगेटी, सुदीप आगेदार, रमनीक सिंह and हुसैन हैदरी. Thank you so much Trupti and Ankita from the Poetry Club. Thank you so much Hindustan Times and Kala Ghoda. मेरा नाम है आलिया. You can listen to me on radio Monday to Friday रात 11 बजे. So please सुने मेरा show, and thank you all of you.